हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी विद अजय पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे करंट अफेयर 2022। ये करंट अफेयर जनवरी 2022 की है। वन बाय वन करके हम आपको बताएंगे महत्वपूर्ण तथ्य। तो फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर है इमेज, और ये इमेज है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार। हाँ जी, हाल ही में जो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं उनकी इमेज है ये, और उनका नाम है नागेश्वरन। हाँ जी, हम बताना चाहेंगे भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार बी नागेश्वर के बारे में। इनका जो पूरा नाम है वी अनंत नागेश्वरन। इन्होंने 28 जनवरी 2022 को कार्यभार ग्रहण किया है। अगर बात की जाए वी अनंत नागेश्वरन के विषय में, तो इससे पहले ये क्रेडिट सुइस ग्रुप एजी और जूलियस बेयर ग्रुप के पूर्व कार्यकारी भी रह चुके हैं। वर्तमान में जो हमारे आर्थिक मुख्य सलाहकार हैं वो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम हैं। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम के स्थान पर ही बी अनंत नागेश्वरन को नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है, और इन्होंने अपना जो कार्यभार है ये 28 जनवरी 2022 को ग्रहण कर लिया है। वित्त विभाग में मुख्य आर्थिक सलाहकार सीईए आर्थिक मामलों पर सरकार को सहयोग देता है। और दोस्तों, आपको पता होगा 1 फरवरी को बजट भी पेश होना है, तो उससे 3 दिन पहले ये अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। तो दोस्तों, दूसरी इमेज है आपके सम्मुख हम पेश कर रहे हैं। जो दूसरी इमेज है वो है सुभाष गर्ग की इमेज। हम बताना चाहेंगे सुभाष गर्ग की नई पुस्तक द $100 ट्रिलियन ड्रीम। ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आपको पता होगा द $10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक को पूर्व वित्त मंत्री सुभाष चंद्र गर्ग ने अपनी नवीनतम पुस्तक के रूप में इसको पेश किया है, और एक लेखक के रूप में ये इनकी पहली पुस्तक है। ठीक है फ्रेंड्स, इस पुस्तक का जो उद्देश्य है वर्तमान भारत के सामने अत्यावश्यक राजनीतिक चुनौतियों को ज्ञात करना है, और साथ ही ये 2023 के मध्य तक 10 ट्रिलियन डॉलर की जो हमारी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है उसको प्राप्त करना है। हम इसमें बताना चाहेंगे आपको पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया PRHI पुस्तक के द्वारा प्रकाशित करेगा इस पुस्तक को। जब फरवरी 2022 में ये इसकी जारी होने की उम्मीद है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन काफ़ी ख़ास हो जाता है। क्वेश्चन इसलिए ख़ास हो जाता है क्योंकि ये पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं हमारे, और जो इनकी ये पहली पुस्तक है, इस दृष्टिकोण से इस पुस्तक का नाम एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आपको याद रखना होगा द $10 ट्रिलियन ड्रीम। क्वेश्चन पूछा जाएगा सुभाष गर्ग जो हमारे पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं, उनकी पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है, वो चर्चाओं में है। उस पुस्तक का क्या नाम है? तो पुस्तक का नाम है द $10 ट्रिलियन ड्रीम। आगे बात करते हैं, गूगल और एयरटेल में एक समझौता हुआ है। उस समझौते के संदर्भ में हम आपको बताना चाहेंगे भारतीय एयरटेल में जो है 1.28% की हिस्सेदारी के लिए $1 अरब का निवेश करेगा गूगल। गूगल और भारतीय एयरटेल में ये समझौता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि $1 अरब का निवेश गूगल जो है भारतीय एयरटेल में करने जा रहा है। गूगल किफ़ायती स्मार्टफोन नेटवर्क और क्लाउड जैसे क्षेत्रों में इक्विटी और कमर्शियल पार्टनरशिप के लिए भारतीय एयरटेल
में $1 अरब का निवेश करेगा। यह रिलायंस जियो के बाद भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदाता में गूगल का दूसरा निवेश है और यह $10 अरब के भारतीय डिजिटलीकरण कोष का हिस्सा है। गूगल को कंपनी में 1.28% हिस्सेदारी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2021 में वैश्विक सोने की मांग 10% बढ़कर हुई 4021 टन WGC। आपको पता होगा कोरोना महामारी के बीच में भी जो सोने की डिमांड है लगातार बढ़ रही है। दिसंबर 2021 की तिमाही के दौरान साल दर साल जो है 10 तिमाही के उच्च स्तर पर पहुंचकर 50% की भारी वृद्धि के कारण 2021 में वैश्विक सोने की मांग 10% बढ़कर 4021 टन हो गई है। तो फ्रेंड्स, जो ये खुलासा किया गया है ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC की गोल्ड डिमांड ट्रेस 2021 रिपोर्ट में खुलासा किया गया है। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, दिखाना चाहेंगे नीदरलैंड में दुनिया की सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन। ये कैनाल लॉक है और ये कैनाल लॉक का जो उद्घाटन किया गया है ये उद्घाटन किया गया है नीदरलैंड में और दुनिया की सबसे बड़ी कैनाल लॉक का ये उद्घाटन किया गया है। डच राजा विलेम अलेक्जेंडर ने आधिकारिक तौर पर जनवरी 2022 में इज़्मुडेइड सी लॉक खोला है। यह दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री लॉक है। ठीक है फ्रेंड, बाकी इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो इसकी जो 500 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा लॉक इज़्मुडेन में है और यह जो है 100 साल पुराने जो लॉक है उसका स्थान लेगा, जो कि एक छोटा सा बंदरगाह का शहर है और ये नॉर्थ सी कैनाल को एडमस्टर्ड के बंदरगाह से जोड़ता है। नेक्स्ट पर्सन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पर्सन है भारतीय महिला हॉकी टीम आपकी स्क्रीन पर और इन्हीं के संदर्भ में क्वेश्चन है, बहुत खास क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन है, हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने चीन को हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। भारत की महिला हॉकी टीम ने 28 जनवरी 2022 को महिला एशिया कप में चीन को 2-0 से हराकर कांस्य पदक जीता है। और फ्रेंड, हम बताना चाहेंगे जो मैच हैं ये मस्कट में आयोजित किए गए थे और जो मस्कट है ये ओमान की राजधानी है। भारत इससे पहले 2 बार इस खिताब को जीत चुका है। भारत के लिए शर्मिला देवी ने 13वें मिनट में और सुरजीत कौर ने 19वें मिनट में गोल कर भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई है। तो याद रखिएगा, हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने चीन को हराकर कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पर्सन है हमारा, भारत और ब्रिटेन की मुक्त व्यापार समझौते के पहले दौर की वार्ता संपन्न। भारत और ब्रिटेन के बीच जो ये समझौता हुआ या वार्ता हुई, ये जो दिनांक है वो ख़ास हो जाती है। ये दिनांक जो थी, ये द्विपक्षीय व्यापार समझौते की जो वार्ता थी पहले दौर की, ये 28 जनवरी 2022 को संपन्न हुई है और जो दूसरे दौर की वार्ता होगी वो 7 से 18 मार्च 2022 के बीच संपन्न होगी। नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट पर्सन है हमारा, प्रधानमंत्री मोदी ने पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन का शुभारंभ किया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये शुभारंभ कब किया गया है। पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन का शुभारंभ 28 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। भारतीय शास्त्रीय गायक की 92वीं जयंती के अवसर पर पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का शुभारंभ किया गया है। फाउंडेशन की स्थापना पंडित जसराज के बेटे सारंग देव पंडित और उनकी बेटी दुर्गा जसराज ने की है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट पर्सन है
नेक्स्ट पर्सन 28 जनवरी को भारत एशियान डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दी गई है, मंजूरी प्रदान की गई है। यह जो आयोजित की गई थी बैठक, ये आभासी वर्चुअल ऑनलाइन की गई थी। और क्वेश्चन ये बनता है कि जो बैठक की अध्यक्षता की गई है संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान के द्वारा, और म्यांमार के परिवहन और संचार मंत्री थे एडमिरल टीन आंग सान के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। बैठक में भारत एशियान डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट पर्सन है फ्रेंड्स, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC प्रतियोगिता में जो प्रथम पुरस्कार मिला है किस फिल्म को मिला है? तो NHRC प्रतियोगिता में जो प्रथम पुरस्कार मिला है वो मिला है स्ट्रीट स्टूडेंट को। हाँ जी, ये मूवी है स्ट्रीट स्टूडेंट, और इसी मूवी को प्रथम पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में तेलुगु लघु फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट को प्रथम पुरस्कार मिला है। अकुला संदीप की इस फिल्म को 7वीं शॉर्ट फिल्म अवार्ड प्रतियोगिता में 2 लाख रुपए का पुरस्कार मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर रोमी मेइतेई की फिल्म कर्फ्यू, हाँ जी, कर्फ्यू को 1.5 लाख रुपए के साथ दूसरे स्थान पर चुना गया है। नेक्स्ट पर्सन है फ्रेंड्स, IIT शोधकर्ताओं ने कोविड के निदान के लिए विकसित की AI संचालित तकनीक। इस तकनीक के द्वारा जो है एक कोविड प्रभावित फेफड़े और एक गैर कोविड प्रभावित फेफड़े के बीच के अंतर करने के लिए छाती के एक्सरे के प्रतिबिंबों में मौजूद असमानताओं को जान सकेंगे। शोधकर्ताओं ने इसे कोमिट नेट नाम देने का प्रस्ताव रखा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये संबंधित है इन्फोसिस से। साइबर हमले के प्रभाव के आकलन हेतु इन्फोसिस और सेफ सिक्योरिटी के बीच समझौता किया गया है। इन्फोसिस और सेफ सिक्योरिटी ने समग्र साइबर जोखिम के बारे में उद्यम व्यापारी दृष्टिकोण प्राप्त करने और उल्लंघनों की भविष्यवाणी करने के लिए समझौता किया है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, साइबर हमले के प्रभाव के आकलन हेतु इन्फोसिस और सेफ सिक्योरिटी के बीच साझेदारी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी शोधकर्ताओं ने खोजा नए तरह का कोरोना वायरस। हाँ जी, चीनी शोधकर्ताओं ने एक नए प्रकार के कोरोना वायरस नियोकोव की खोज की है, जो दक्षिण अफ्रीका में चमगादड़ों के बीच फैल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता होगा कोरोना वायरस भी चीन से ही फैला है, और हाल ही में चीनी वैज्ञानिकों ने एक नए कोरोना वायरस की खोज की है, और उसको जो नाम दिया है उसे नाम दिया नियोकोव। हाँ जी, याद रखिएगा फ्रेंड्स, नियोकोव नाम दिया गया है चीनी वैज्ञानिकों के द्वारा नए जो कोरोना वायरस की खोज की गई है। आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पर्सन है, मिशेल स्टार्क ने जीता अपना पहला एलन बॉर्डर पदक। हाँ जी, मिशेल स्टार्क ने अपने पहले एलन बॉर्डर पदक का दावा किया है, जबकि वे एशले गॉर्डन बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार जीतने वाले पहले स्वदेशी व्यक्ति बने हैं। हम बताना चाहेंगे ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पुरस्कारों में से 2 सम्मान हैं। स्टार्क ने मेंस वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर भी जीता है। ठीक है फ्रेंड, ट्रेविस हेड ने मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी खास क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है, इंडियन मूवी जय भीम और मरक्कर अरविंदलिते सिंगम
को ऑस्कर 2022 के लिए आधिकारिक तौर पर शॉर्टलिस्ट किया गया है। जय भीम, मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान के बाद ऑस्कर के लिए नामित होने वाली चौथी भारतीय फिल्म है। बताना चाहेंगे आपको हम। मरक्कम अरबिक दलित सिंघम को ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए भी नामित किया गया है। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस ने इस साल पुरस्कार के लिए पात्र 276 फिल्मों की सूची जारी की है। सिर्फ जय भीम और मरक्का ही नहीं, निर्देशक रिंटू थॉमस और सुमित घोष की राइटिंग विद फायर, दलित महिलाओं द्वारा संचालित एक समाचार पत्र के बारे में एक फिल्म को ऑस्कर 2022 में सबसे वर्तिचित्र फीचर श्रेणी में चुना गया है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन काफ़ी खास हो जाता है ये कि जय भीम और मरक्कम को ऑस्कर 2022 के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। नेक्स्ट पर्सन है फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से किसे नवाजा गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को सम्मानित करने हेतु प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार से जो नवाजे गए हैं वो नवाजे गए हैं, अगर बात करें व्यक्ति के विषय में या संस्था के विषय में, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संस्था के विषय में। तो संस्था जो है गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को संस्थागत श्रेणी में यह अवार्ड दिया गया है। बल्कि व्यक्तिगत श्रेणी की बात करें तो प्रोफेसर विनोद शर्मा को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। पुरस्कार में 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और संस्था के मामले में प्रमाण पत्र एवं व्यक्ति के मामले में 5 लाख रुपए और समाचार और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। तो फ्रेंड्स, एक बार हम फिर से आपको याद दिला दें कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 जो है गुजरात आपदा प्रबंधन संस्था को संस्था श्रेणी में दिया गया है। और अगर व्यक्तिगत श्रेणी की बात करें तो प्रोफेसर विनोद शर्मा को ये व्यक्तिगत श्रेणी में प्रदान किया गया है।